ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है यूज सूडो कोड टू डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ए गेम ट्री व्हेन बोथ प्लेयर्स फॉलो अ मिन मैक्स स्ट्रेटजी। तो हमें सूडो कोड के थ्रू डिस्क्राइब करना है किस चीज़ को, एल्गोरिदम को। कौन से एल्गोरिदम को? मिन मैक्स स्ट्रेटजी के एल्गोरिदम को। तो सबसे पहले मिन मैक्स स्ट्रेटजी क्या होता है? बेसिकली कभी भी आप मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो आप जब कंप्यूटर से खेल रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, दो चीज़ होता है। जब लेवल अपना इजी रहता है तो जनरली आप जीत जाते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम, और जब लेवल जैसे जैसे हार्ड होते जाता है वैसे वैसे आपके विनिंग का जो चांसेज होता है वो कम हो जाता है। मतलब कि जीतते तो हैं आप, लेकिन एक से ज़्यादा बार ट्राई करना पड़ता है, ठीक है। तो मिन मैक्स स्ट्रेटजी में ऐसा होता है कि कोई एक प्लेयर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देखेगा, है ना, ये हो रहा होगा, यही मिन मैक्स स्ट्रेटजी में होता है। तो बेसिकली जैसे जैसे लेवल टफर होते जाता है वैसे वैसे कंप्यूटर कहीं ना कहीं ये देखता है कि उसका प्रॉफिट कैसे होगा। तो मिन मैक्स स्ट्रेटजी कंप्यूटर वाले गेम में ऐसे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी दो प्लेयर ए बी गेम खेल रहा होगा, ठीक है, तो दोनों का ही मोटो क्या होगा, मोटो ये होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जीते, ठीक है, और अगर लूज भी करे तो कम से कम मार्जिन से लूज करे, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटजी को हम लोग मिन मैक्स स्ट्रेटजी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें सूडो कोड लिख के दिखाना है कि कैसे ये मिन मैक्स स्ट्रेटजी वर्क करता है। तो ठीक है, चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना सूडो कोड कुछ इस तरीके से है, मिनिमम और ब्रैकेट में लिखा है नोड एन, डेप्थ डी एंड प्लेयर पी। मतलब नोड को एन से डिनोट कर रहे हैं, डेप्थ को डी से और प्लेयर को पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस है इफ़ डेप्थ इज इक्वल टू जीरो। अगर अपना डेप्थ जीरो होगा, मतलब कि जैसे ये ट्री है मान लीजिए आपके पास, तो नीचे कोई ब्रांच ही नहीं होगा, ठीक है, तो इसका डेप्थ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सिंगल एक ही एलिमेंट है। उस केस में क्या होगा, रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू नोड, मतलब कि जो ये वैल्यू है यही वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ प्लेयर इज इक्वल टू मैक्स, ठीक है। बेसिकली हम लोग दो प्लेयर मानेंगे, एक मैक्स प्लेयर एक मिन प्लेयर। मैक्स प्लेयर क्या करेगा, वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहेगा, और मिन प्लेयर क्या करेगा, उसको मिनिमम प्रॉफिट चाहिए, ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो इफ प्लेयर इज इक्वल टू मैक्स, अगर प्लेयर अपना मैक्स है तो क्या हो रहा है, सेट ए इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। मतलब ए को माइनस इन्फिनिटी के इक्वल हमें सेट करना है। तो लेट से हमने प्लेयर मैक्स यहाँ पे माना है, और अपना जो ए को सेट करना है वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आगे क्या लिखा है, फॉर एवरी चाइल्ड नोड वैल्यू इज इक्वल टू मिनी मैक्स चाइल्ड कॉमा डेप्थ कॉमा वन कॉमा मिन। इससे क्या समझते हैं कि जो मैक्सिमम होगा, ये जो मैक्सिमम प्लेयर है उसका जो एलिमेंट होगा, उसका जो चाइल्ड होगा मैक्स से एक लेवल नीचे, ठीक है, वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो मैक्स से एक लेवल नीचे जो हम लोग चाइल्ड लेंगे वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो ए में जो वैल्यू अपनाएगा वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो ए में ए यहाँ पे था फिलहाल, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, किसका, तो यहाँ पे जो मिनिमम एलिमेंट्स आएंगे उसका, ठीक है। एल्स फॉर मिनिमाइजिंग प्लेयर सेट ए इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो मिनिमाइजिंग प्लेयर यहाँ पे था तो इसको हमको प्लस इन्फिनिटी सेट करना है, ठीक है। आगे लिखा है फॉर एवरी चाइल्ड नोड वैल्यू मिनी मैक्स चाइल्ड कॉमा डेप्थ कॉमा वन, और यहाँ पे लिखा है मैक्स। मतलब कि एक डेप्थ और नीचे आएंगे, मतलब मिनिमम के नीचे वाले डेप्थ पे आएंगे तो अपना फिर से मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। और ए इज इक्वल टू मिनिमम ए कॉमा वैल्यू, मतलब कि इस वाले में अपने को मिनिमम वैल्यू मिल रहा होगा, किसका, इस वाले मैक्सिमम एलिमेंट में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, अ मैक्सिमाइजिंग प्लेयर वुड कॉल इट एज मिनी मैक्स स्टार्ट डेप्थ और मैक्स। मतलब मैक्सिमाइजिंग प्लेयर जो है वो स्टार्ट करेगा, ठीक है, और डेप्थ के हिसाब से अपना आगे बढ़ते जाएगा। तो लेट से आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम, यहाँ से, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं तो अपन लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ आए, यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं है तो हम लोग इस लेवल पे आए। तो इस लेवल पे आए तो सबसे पहले क्या है, जितने भी एलिमेंट है उसको हमें माइनस इन्फिनिटी से कंपेयर करना है। सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से 2 कंपेयर होगा, ठीक है। तो इनमें जो बड़ा होगा वो एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैक्स वाला फंक्शन है अपना। तो माइनस इन्फिनिटी और 2 में बड़ा क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आएगा, लेकिन इसी स्टेप में 2 का कंपेरिजन 3 से होगा, ठीक है। तो बेसिकली 3 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 2 3 में 3 अपना मैक्स है।
तो ओवरऑल हम लोग ये भी बोल सकते हैं इन दोनों में जो बड़ा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 3 अपना यहाँ पे आ गया। सिमिलरली 4 5 में 5 यहाँ आ जाएगा, 6 7 में 7 यहाँ आ जाएगा, 9 8 में 9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और हम ये माइनस इन्फिनिटी क्यों ले रहे हैं मैक्सिमम वाले केस में? ये इसलिए ले रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी मैक्सिमम का वर्स्ट सिचुएशन होगा और प्लस इन्फिनिटी मिनिमम का वर्स्ट सिचुएशन होगा। तो वर्स्ट सिचुएशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम लोग बेस्ट एलिमेंट हम लोग को ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पे 3 मिला, 4 5 है तो यहाँ पे अपने को 5 मिला, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे अपना 5 आ जाएगा, यहाँ पे अपना 7 आ जाएगा और यहाँ पे अपना 9 आ जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों में कंपेरिजन होगा, ठीक है, किससे? प्लस इन्फिनिटी से, ठीक है, ठीक है। तो इन तीनों में मिनिमम क्या है? मिनिमम अपना 3 है तो 3 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इसमें इसमें और प्लस इन्फिनिटी में कंपेरिजन होगा तो यहाँ पे अपना मिनिमम क्या होगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मैक्सिमम क्या है? 7 है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से अपना सूडो कोड वर्क करता है किसके लिए? मिन मैक्स स्ट्रेटजी में, ठीक है। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट T1 एंड T2 आर स्पैनिंग ट्रीज ऑफ ए सिंपल ग्राफ G। मतलब कोई एक सिंपल ग्राफ G है जिसका स्पैनिंग ट्री है कौन कौन? T1 और T2, ठीक है। आगे क्या लिखा है? मोर ओवर सपोज दैट E1 इज एन एज इन T1। मतलब कि E1 एक एज है T1 में जो कि T2 में नहीं है। देन सो दैट देयर इज एन एज E2 इन T2। मतलब कि तो हमें शो करना है कि एक एज होगा E2 T2 में दैट इज नॉट इन T1, जो कि T1 में नहीं होगा, सच दैट T1 रिमेन्स स्पैनिंग ट्री इफ E1 इज रिमूव फ्रॉम इट एंड E2 इज एडेड टू इट। इसका मतलब क्या है कि T1 स्पैनिंग ट्री रहेगा जब E1 उसमें से रिमूव भी कर देंगे और E2 को ऐड भी कर देंगे। सिमिलरली T2 स्पैनिंग ट्री रहेगा अगर E2 को रिमूव करके E1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी को हमें प्रूव करना है। तो चलिए कैसे प्रूव होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री में क्या होता है? ऑल वर्टिसेज ऑफ ग्राफ G। मतलब कोई ग्राफ G है सिंपल ग्राफ, तो उसका सारा वर्टिसेज उसके स्पैनिंग ट्री में होना चाहिए और n-1 एजेस। मतलब ग्राफ G में n एजेस है तो उससे एक कम एज उसके स्पैनिंग ट्री में होना चाहिए, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन में क्या लिखा है? लेट E1 इज इक्वल टू U कॉमा V। मतलब एज E1 जो है वो U कॉमा V है, ठीक है। ये हमने मान रखा है। तो चलिए एज E1 को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। लेट से ये अपना एज E1 है, ठीक है, U कॉमा V, ये एज E1 है। आगे क्या लिखा है? T2 will be a spanning tree if E1 is not in T2, ठीक है। T2 स्पैनिंग ट्री है और E1 उसमें नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो T2 यूनियन E1, T2 में अगर हम लोग E1 को ऐड कर देंगे तो एक सिंपल सर्किट बन जाएगा, ठीक है। लेट से मान लीजिए आप एक ग्राफ ले लेते हैं, सिंपल ग्राफ ये, ठीक है, ये एक सिंपल ग्राफ है, ये एक सिंपल ग्राफ है। इसका स्पैनिंग ट्री आप मान लीजिए कुछ ऐसे बना लेते हैं। ये T2 है मान लीजिए, स्पैनिंग ट्री T2, और एक स्पैनिंग ट्री T1 ऐसा बना लीजिए। तो T2 में E1 क्या है? अपना नहीं है। मान लीजिए E1 जो अपना एज है ये U भी T2 में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या है? T2 यूनियन E1, ये दोनों मिलके क्या बनेगा? एक सिंपल सर्किट बनेगा। सिंपल सर्किट में क्या होता है? जो सिंपल ग्राफ है उसका ऑल वर्टेक्स अवेलेबल होना चाहिए और ऑल एजेस अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सर्किट का मतलब है। आगे क्या लिखा है? लिखा है लेट E2 एज इन एस विथ एंड पॉइंट V। मतलब E2 एक एज है जिसका एंड पॉइंट V है, ठीक है। दिस एज E2 हैज़ टू एग्जिस्ट, मतलब इस E2 एज को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नो सिंपल सर्किट विल बी फॉर्म्ड एंड दस T2 वुड नॉट बी कनेक्टेड। मतलब मान लीजिए इस T2 वाले ग्राफ में, इस T2 वाले ग्राफ में अपना एज E2 होगा। मान लीजिए ये वाला जो एज है E2 है, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पे ऑलरेडी एक एज नहीं है पहले से और यहाँ पे भी एक एज नहीं होगा, तो क्या होगा? ये तो क्या हुआ? ये एक स्पैनिंग ट्री तो बना ही नहीं, पहली बात, ठीक है। ना ये स्पैनिंग ट्री बना, ना ही ये सिंपल सर्किट कंप्लीट कर पा रहा है,
ठीक है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि E2 एज ग्रुप होना जरूरी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। आगे क्या लिखा है, T2 यूनियन E1 माइनस E2, मतलब T2 में E1 माइनस E2 को अगर जोड़ेंगे तो E2 हमने इसको माना था और E1 यहाँ पे जो लिए थे उसको माना था, ठीक है। तो T2 यूनियन इस दोनों को अगर करेंगे तो एक ट्री बन जाएगा फाइनली, ठीक है। सिमिलरली अगर ये T1 है, T1 में E2 माइनस E1, ये तो E1 है और E2 इधर है, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे और इसमें कोई एक एज नहीं हो रहा होगा तो एक ट्री बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि आगे अपना एक कंप्लीट सिंपल ग्राफ बन जाएगा ऐसे करके। और जो E2 था उसका होना इसेंशियल है, क्यों, अगर E2 नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो एक स्पैनिंग ट्री ही फॉर्म नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट अ डिग्री कांस्टेंट स्पैनिंग ट्री ऑफ ए सिंपल ग्राफ in which each vertex has degree not exceeding 2 consists of a single Hamiltonian path in the graph। मतलब कि हमें शो क्या करना है, a degree constant spanning tree of a simple graph in which each vertex has degree not exceeding 2, मतलब कि हर एक जो वर्टेक्स है उसका डिग्री 2 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, डिग्री कंस्टेंट स्पैनिंग ट्री में। तो ये शो करना है कि उसमें एक सिंगल हैमिल्टनियन पाथ एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्पैनिंग ट्री किसको बोलते हैं, कोई सिंपल ग्राफ का एक नया जो ट्री बनेगा उसमें सारा ही वर्टेक्स अवेलेबल होना चाहिए जो सिंपल ग्राफ में है, तो वो उसका स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। और जो उसका नंबर ऑफ एजेज है स्पैनिंग ट्री में वो सिंपल ग्राफ से एक कम होना चाहिए तो स्पैनिंग ट्री कहला जाएगा, ठीक है। डिग्री कांस्टेंट स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मतलब उसका डिग्री एक डिफाइंड डिग्री होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा और कम नहीं हो सकता है, ठीक है। और हैमिल्टनियन पाथ क्या होता है, हैमिल्टनियन पाथ एक सिंपल पाथ होता है दैट पासेस थ्रू एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस, मतलब कि स्पैनिंग ट्री के हर एक वर्टेक्स से एक बार गुजरेगा तो हम उसको हैमिल्टनियन पाथ बोल देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे है इसका, गिवन G इज ए डिग्री कांस्टेंट स्पैनिंग ट्री, लेट्स से G एक डिग्री कांस्टेंट स्पैनिंग ट्री है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, G में क्या होगा अपना हैमिल्टनियन पाथ होगा। तो प्रूफ में क्या लिखा है, एज ऑल वर्टिसेज हैव अ डिग्री ऑफ एटमोस्ट 2, मतलब हर एक वर्टेक्स के पास डिग्री 2 होगा। सिंस G इज कनेक्टेड, क्योंकि G कनेक्टेड है तभी तो डिग्री 2 होगा ना। द ट्री मस्ट बी अ पाथ, वो ट्री में पाथ जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये खुद ब खुद अपने आप को प्रूफ कर ले रहा है कि कहीं ना कहीं ट्री हो रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्री फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से एक पाथ फॉर्म होगा और उसी पाथ को हम लोग हैमिल्टनियन पाथ बोल देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि ये सीरीज आपको समझ में आई होगी।